Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Paradise College and welcome in class of Bio first year. स्टूडेंट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है. उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी की सर्विसेज कि बायोलॉजी किस तरह मैनकाइंड मतलब इंसानियत के लिए किस तरह कारआमद साबित हो रही है, किस तरह वो इंसानियत की मदद कर रही है. हमने देखा था एक तो वो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाने में मदद दे रही है. तो फूड प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा की जा सकती है, क्लियर स्टूडेंट. तो हमने उसके डिफरेंट वेज देखे थे. जैसे हमने कहा था सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए भी उसको ज़्यादा किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है फूड की वैरायटीज़ को. उसके अलावा हमने देखा था फूड की वैरायटीज़ बन जाती हैं तो ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हमारे पास फूड वगैरह आ जाता है, तो फिर हम लोग उसको कैसे ज़्यादा करते हैं. तो हमने दो प्रोसेस देखे थे, दो मेथड चेक किए थे. क्लोनिंग का देखा था और उसके अलावा हमने जिक्र किया था टिश्यू कल्चर टेक्निक का, क्लियर स्टूडेंट. और नेक्स्ट आज हमने देखना है फूड को फर्दर कैसे इंक्रीज़ करवाया जा सकता है, वो हम लोग आज के लेक्चर में देखते हैं. तो स्टूडेंट क्रॉप्स वगैरह या फूड वगैरह को कैसे उसकी प्रोडक्शन को फर्दर इंक्रीज़ करवाया जा सकता है. तो हमने डिफरेंट मेथड्स पहले भी डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट देखें कि हम लोग पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके क्रॉप्स को ज़्यादा कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा करवाई जा सकती है. इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करके हम लोग उनकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवा सकते हैं. इसके अलावा फंजीसाइड हैं, उनको भी हम लोग यूज़ करके क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा करवा सकते हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि फील्ड्स के अंदर खेतों में क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि उन क्रॉप्स पे इंसेक्ट्स जोन से हैं वो अटैक करते हैं और इनके अटैक करने की वजह से ये जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको नुकसान होता है, वो ख़राब हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स क्रॉप्स के ऊपर अटैक करते हैं उनको हम लोग पेस्ट का नाम देते हैं. पेस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप का इंसेक्ट हो. ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स पे जाके डिफरेंट क्रॉप्स पे जाके अटैक करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खाने के काबिल नहीं छोड़ते. फिर क्या किया जाता है, इन पेस्ट को ख़त्म करना होता है, इनको किल करना होता है. तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप की पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं. उन केमिकल्स को हम लोग पेस्टिसाइड्स का नाम देते हैं. ठीक है, पेस्टिसाइड्स मतलब पेस्ट को किल करने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज़ करेंगे दैट इज़ द पेस्टिसाइड. क्लियर स्टूडेंट. तो हमने भी बात की है पेस्ट जोन से डिफरेंट टाइप के होते हैं. पेस्टिसाइड जोन सी हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. जैसे हम लोग बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स. क्लियर स्टूडेंट. किसकी बेस पे बनाया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइप की क्रॉप को जाके नुकसान पहुंचा रहा है. क्लियर स्टूडेंट. तो हमने बात की है पेस्ट जोन से है वो डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं. ठीक है, और उसकी बेस पे हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है. जो इंसेक्टिसाइड्स हैं ये जो पेस्टिसाइड की एक टाइप है, ये केमिकल्स क्या करते हैं, दे किल्स द इंसेक्ट्स को किल करते हैं सो डैट दे आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, इंसेक्ट जो पॉपुलेशन होती है किसी फील्ड में मौजूद है और वो क्रॉप को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है. तो फिर इंसेक्ट पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं दैट आर कॉल्ड द इंसेक्टिसाइड्स. ठीक है, जैसे आप लोग फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते अपनी क्रॉप्स के अंदर, स्प्रे करते हो क्रॉप को बेहतर बनाने के लिए. ठीक है, तो इसी तरह इंसेक्ट को ख़त्म किया जाता है ताकि वहाँ पे जो क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं हम लोग वो बेहतर तरीके से हो, उसकी प्रोडक्शन हमारे पास बेहतर आए. क्लियर स्टूडेंट. नेक्स्ट देखिए, अगर किसी क्रॉप के ऊपर फंजाई वगैरह अटैक कर रही हैं, ठीक है, एक फील्ड है उसके अंदर फंजाई वगैरह ग्रो कर रही हैं, उसकी वजह से हमारी फसल को नुकसान हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन फंजाई को किल करते हैं. और उन फंजाई को किल करने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द फंजीसाइड. तो केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल द फंजाई. ठीक है, तो फंजाई को ख़त्म करने के लिए हम लोग फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं
ऐसी पॉपुलेशंस को ख़त्म कर रहे हैं फील्ड्स में से, खेतों में से, जो क्या करी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचाता है हमारी फसल को, उसको हम लोग पेस्ट का नाम देते हैं, और डिफरेंट टाइप हैं ये पेस्ट की। क्लियर स्टूडेंट? फर्टिलाइजर्स आर आल्सो यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। फर्टिलाइजर से मुराद हम लोग ज़मीन के अंदर फर्दर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारी क्रॉप वहाँ पे ग्रो कर रही है उसको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं ताकि क्रॉप्स जो वहाँ पे ग्रो कर रही है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो। किस तरह ज़्यादा होगी? जब उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट? तो फर्टिलाइजर्स, फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ केमिकल्स दैट इज़ यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ फूड। फूड की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखा जाए तो जिस तरह कहा जाता है हर चीज़ के नुकसान भी हैं और उसके फ़ायदे भी होते हैं। ये तो हमने इनके फ़ायदे, बेनिफिट को डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट के जो हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ की हैं उनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस कह लें या ड्रॉबैक कह सकते हो। तो पेस्टिसाइड अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फर्टिलाइज़र्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से मोस्टली फिर क्या होता है, जो हमारी सॉइल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन सम टाइम वो टॉक्सिक भी हो जाती है। इसके साथ साथ जो हम लोग स्प्रे कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है, वो स्प्रे सिर्फ उन क्रॉप्स पे नहीं होती बल्कि जो इर्द गिर्द का हमारा माहौल होता है उसमें भी वो स्प्रे के पार्टिकल जो केमिकल्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा इन्वायरमेंट भी क्या होता जाता है, पोल्यूटेड होता जाता है। तो ये काज करते हैं टॉक्सिसिटी एंड पोल्यूशन। तो इनकी वजह से पोल्यूशन काज होता है हमारे इन्वायरमेंट में। जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो स्प्रे की वजह से क्या होता है, केमिकल्स जो उनसे हैं वो उड़ के हमारी एयर में चले जाते हैं। और क्या होता है, जब कोई हेल्दी पर्सन उसको इनहेल करता है उस एयर को, तो उसकी वजह से वो केमिकल जो उनसे हैं वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं, उसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, डिजीज़ होने का खतरा होता है। एक तरफ तो ये बेनिफिट है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, दूसरी तरफ देखें तो ये हमें नुकसान भी दे रहा है। तो मोस्टली फिर हम लोग पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो उनसे हैं इनको यूज़ करने से थोड़ा सा ग्रेज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग फिर इस केमिकल, ये क्या कर रहे हैं, हम लोग केमिकल वे से, केमिकल मेथड को यूज़ करते हुए फूड की प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो केमिकल मेथड्स के ज़रिए हम लोग फूड की प्रोडक्शन तो करवाते ही हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें नुकसान होता है। फिर हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, केमिकल मेथड्स की बजाय बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाने के लिए। तो स्टूडेंट केमिकल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट को किल भी कर रहे थे और साथ साथ क्या करते हैं, फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे थे। लेकिन हमने देखा है कि जब हम लोग केमिकल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन वगैरह काज हो रहा है, तो उसकी वजह से बाकी नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, केमिकल की बजाय बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं इन पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो जब पेस्ट ही नहीं होंगी तो हमारी क्रॉप्स बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके के साथ ग्रो करेगी। तो हम लोग फिर केमिकल मेथड्स की बजाय हम लोग कुछ बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए। क्यों क्रॉप्स कब बेहतर होंगी, जब उनके ऊपर कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। तो जब कीड़ा नहीं लगेगा तो क्रॉप अच्छे तरीके से ग्रो होंगी और उनके ऊपर जो फूड लगेगा वो भी बहुत अच्छे वैरायटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हुए इन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट बायोलॉजिकल मेथड क्या है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए जो हम लोग पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं उस मेथड को हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है, मैनेज करना बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। तो द यूज़ ऑफ लिविंग थिंग टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स।
तो स्टूडेंट फिर हम लोग बायोलॉजिकल मेथड को डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि फील्ड के अंदर पेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़े या ऐसे ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स को नुकसान हो रहा है, तो उनको कंट्रोल करना है। तो उनको कंट्रोल करवाने के लिए अगर हम लोग लिविंग थिंग्स को यूज़ कर रहे हैं तो उस मेथड को हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। स्टूडेंट एग्जाम्पल से ज़रा इसको देखें। स्टूडेंट एक पेस्ट है, मतलब इंसेक्ट है जिसका नाम है एफिड। ठीक है, एक ये इंसेक्ट है, ये अटैक करता है वॉलनट ट्री। वॉलनट ट्री के ऊपर ये अटैक करता है। वॉलनट ट्री अखरोट का जो दरख्त होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये छोटा सा जो कीड़ा है वो अटैक करता है। उसकी वजह से जो वॉलनट के ट्री है, अखरोट के जो दरख्त होते हैं उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो ये एक पेस्ट है ना, क्यों? क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहा है प्लांट को, ठीक है, ट्री को। तो इसको कंट्रोल करवाने के लिए बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन खेतों में छोड़ देते हैं जो क्या करते हैं, इन एफिड को खा जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करवाने के लिए हम लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स को उन खेतों के अंदर छोड़ देते हैं जो इनको खाते होंगे। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है एक वास्प, एक भीड़ होती है जो क्या करती है, इस एफिड को खा जाती है, ईट कर जाती है। लेकिन ये जो वास्प है, भीड़ है, ये वॉलनट ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो वास्प जो हमने बताया है, एनिमल भीड़ बताई है, ये एफिड पे अटैक करेगी, इसको खा जाएगी, और इस तरह क्या होगा, जो वॉलनट ट्रीज़ हैं वो एफिड के अटैक से बच जाते हैं, और इस तरह वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, और उनके ऊपर जो अखरोट है वो भी बड़े अच्छे लग जाते हैं। ठीक है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। क्यों प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो रही है? क्योंकि अब एफिड नहीं है ना वहाँ पे, वो जो प्लांट को तबाह कर रहा था। ठीक है, अब ना प्लांट तबाह होंगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अखरोट आ जाते हैं, फूड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर? तो हमने देखे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके यहाँ पे क्या किया है, पॉपुलेशन को, एफिड की, पेस्ट की पॉपुलेशन को हमने क्या किया है, कंट्रोल किया है। तो इस टाइप के मेथड को हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। इसी तरह एक और एक एग्जांपल है, अगर राइस प्लांट जो उनसे होते हैं, राइस फील्ड के अंदर हम लोग देखें तो वहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं, माउस। ठीक है, चूहे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे। अगर चूहों की पॉपुलेशन बड़ी ज़्यादा हो गई है तो हम लोग क्या करते हैं, उन पॉपुलेशन, तो अब वहाँ पे जो माउस हैं वो क्या है, पेस्ट हैं। अब उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो हम लोग वहाँ पे कैट्स छोड़ देते हैं। कैट क्या करती हैं, उन्होंने तो राइस वगैरह के प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना, उनको नहीं खाना, तो क्या करते हैं, वो जस्ट जाके माउस पे अटैक करती हैं, उन चूहों पे, और चूहों को खा जाती है। इस तरह क्या होता है, वो जो फील्ड था सारा का सारा राइस का, वो माउस के अटैक से बच जाता है, और फर्दर वो अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू कर देता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके पेस्ट को कंट्रोल करना, दैट इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड। उसको क्या कहते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं। तो इसी तरह बैक्टीरिया जो उनसे हैं उनको बायोपेस्टिसाइड्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए उन बैक्टीरिया जो उनसे हैं पेस्ट को ख़त्म कर रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इस तरह हम लोगों ने देखा है कि बायोलॉजिकल मेथड में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके किस तरह हम लोग पेस्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह का जो केमिकल टॉक्सिसिटी हो रही थी, पोल्यूशन वगैरह जो हो रहा था, वो फर्दर प्रोड्यूस नहीं होता। इस तरह हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ रहता है। हमारे पास प्रोडक्शन फूड की ज़्यादा होती जा रही है और साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट भी सेव है। तो इन दोनों मेथड्स में से फिर बायोलॉजिकल मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड में से फिर बायोलॉजिकल मेथड ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होता है। कहते हैं किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करवाने के लिए हम लोग जो डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हैं, उस डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए हम लोग जो डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। कि किसी एक डिज़ीज़ को
मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब अगर आपको पता है कि ये बीमारी जौन सी है इस वजह से हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे फ्लू की बात कर लें, ज़ुकाम वगैरह होता है, हम लोग क्या करते हैं, एहतियाती तदाबीर करते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन भी तो थोड़ी थोड़ी लेते हैं साथ में, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम लोग हैंड वॉश करते हैं बार बार। उसके अलावा अगर छींक आती है तो हम लोग अपने मुंह के आगे रुमाल वगैरह रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि इसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो उनसे उनको डिज़ीज़ ना हो जाए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हम लोग मेथड्स अप्लाई करते हैं उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो यही बात की गई है कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो बीमारी है उसको हम लोग डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसको हम लोग, उस मेथड्स को हम लोग फिर कलेक्टिवली इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल डिजीज़, किसी एक डिजीज़ को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। इसको हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में लेके आते हैं। आ जाता है कि किसी भी डिज़ीज़ को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है या फिर कॉमन है, जैसे हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट कह लें कॉमन प्लांट डिजीज़ है, तो उनको कंट्रोल करवाने के लिए हम लोग जो डिफरेंट सूटेबल मेथड्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का नाम देते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कुछ लोग जो उनसे खेतों में धुआं वगैरह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसकी वजह से जो मच्छर है, मक्खियाँ वगैरह, फ्लाइज, ये आके हमारे खेतों को डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं फिर इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल करवाने के लिए जो हम लोग डिफरेंट सूटेबल मेथड्स यूज़ करते हैं, उनको हम लोग इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के अंदर लेके आते हैं, उनमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एक टेक्निक है, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोफोनिक टेक्निक। हाइड्रोफोनिक टेक्निक क्या है स्टूडेंट? हाइड्रो मीन वाटर, फोनिक प्लांट को ग्रो करवाना, टेक्निक ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग पानी के अंदर प्लांट वगैरह ग्रो करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लांट को जो हम लोग ग्रो करवाते हैं कहाँ पे? पानी के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? वैसे तो हम लोग देखते हैं मोस्टली सॉइल के अंदर प्लांट वगैरह ग्रो करवाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग पानी के अंदर प्लांट को क्या करते हैं? ग्रो करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि प्लांट को कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। ठीक है, सॉइल में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहते हैं कि कौन से प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए और कितनी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, जो उसकी ग्रोथ में मदद दे रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे देखा जाए तो ये एक सॉइल है, समझे, यहाँ पे क्या किया जाता है? प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। अगर हम लोग कहते हैं सॉइल जो सा है वो एक कम्प्लेक्स मीडियम है, सॉइल इज़ अ कम्प्लेक्स मीडियम। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके अंदर जो भी प्लांट आप लोग लगवाते हो वो ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर हर टाइप का न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ठीक है, तो फिर हमें जो सा हम लोग जो फाइन चीज़ करना चाहते हैं कि ये प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए और कितना चाहिए, वो हम लोग यहाँ से नहीं देख सकते। स्टूडेंट, एक और इसका जो पर्पज़ है हाइड्रोफोनिक टेक्निक का, उसके ज़रिए में बताया गया है कि जो प्लांट हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉइल के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, वो पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। सॉइल एक्चुअली क्या करती है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो है ही हैं, लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स निकाल दें तो सॉइल का पीछे कोई रोल नहीं रह जाता प्लांट को ग्रो करवाने में, अगर न्यूट्रिएंट्स को निकाल दें। ठीक है,
तो हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं तो सॉइल के अंदर प्लांट ग्रो करवा रहा है, ग्रो हो रहा है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है सॉइल के अंदर तो क्या होगा, वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो फिर सॉइल जस्ट क्या कर रहा है, एंकर करके रख रहा है प्लांट को सॉइल के अंदर, ठीक है। उसने जस्ट सपोर्ट दी हुई है अकेली सॉइल ने। अगर न्यूट्रिएंट्स को निकाल दें तो सॉइल क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को सपोर्ट दे रही है, एंकर करने में उसको मदद दे रही है जस्ट, और कोई इसका काम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पानी के अंदर हमने इसको प्लांट को ग्रो करवाना है तो हम लोग उस पानी के अंदर वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें जो प्लांट को चाहिए, तो हम लोग देखेंगे कि उस पानी के अंदर भी प्लांट जो से है वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया है, इसके अंदर हमने प्लांट लगाने की कोशिश की है, इसको एक क्लिप के साथ इसको सपोर्ट दी हुई है, क्लिप है ये, ठीक है, कि ये स्ट्रेट पोजीशन पे रहे। उसके बाद हमने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं, न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए, वो न्यूट्रिएंट्स जो इस प्लांट को ग्रो करवाने के लिए चाहिए। तो हमने देखा कुछ दिनों बाद ये प्लांट क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, और इस तरह वो ग्रो करता गया। फिर हमने कुछ देर बाद देखा तो ये प्लांट ग्रो कर रहा था। तो वाज़ह क्या हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स की बेस पे प्लांट ग्रो करते हैं, ना कि सॉइल या वाटर की वजह से। क्लियर। सॉइल में क्यों ग्रो कर रहे थे, क्योंकि उसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स थे। जब हमने यही न्यूट्रिएंट्स इस वाटर को प्रोवाइड किए तो वहाँ पे भी प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू हो गया है। क्लियर स्टूडेंट। तो फिर हमने हाइड्रोफोनिक टेक्निक यूज़ की, क्या चेक करने के लिए, एक तो वाटर के अंदर प्लांट को ग्रो करवाने के लिए, दूसरा वो हम लोग वहाँ पे क्यों करवा रहे हैं कि किस प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए और कितना चाहिए, और कौन सा न्यूट्रिएंट उस प्लांट में क्या काम कर रहा है, वो चीज़ों को हम लोगों ने, उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने हाइड्रोफोनिक टेक्निक वगैरह डिस्कवर की, उनको बनाया। जैसे कहा जाए अगर प्लांट के अंदर मैग्नीशियम कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नीशियम कम हुआ है तो प्लांट पे क्या इफेक्ट हुआ। हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम कम हो तो जो लीव्स होते हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं, प्लांट का कलर चेंज होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो सा है वो क्लोरोफिल बनाने में मदद देता है। तो क्लोरोफिल एक्चुअली वो प्लांट को ग्रीन कलर दे रहा होता है। तो जब हमने हाइड्रोफोनिक टेक्निक्स बनाई तो उससे हमें पता चला कि मैग्नीशियम जो सा है वो प्लांट्स को ग्रीन रखने में मदद दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल बना रहा है। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा, मतलब ये एब्सेंट होगा, तो फिर प्लांट जो सा है वो येलो हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने हाइड्रोफोनिक टेक्निक वगैरह को बनाया। उसके बाद देखिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स कौन से हैं जो कि हवा में, खला में जाते हैं, जो स्पेस शिप वगैरह में होते हैं, वो भी कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, हाइड्रोफोनिक टेक्निक यूज़ करते हैं प्लांट वगैरह को ग्रो करवाने के लिए। दे यूज़ द टेक्निक ऑफ हाइड्रोफोनिक, क्यों? टू ग्रो द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए वो क्या, कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, हाइड्रोफोनिक। क्योंकि खला में तो कहीं भी सॉइल वगैरह नहीं होती, तो सम टाइम उनका जो खला के अंदर ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे उनको ज़्यादा देर स्टे करना पड़ता है। अगर उनके पास जो स्टॉक वगैरह है, जो वो चीज़ें लेके गए अपने साथ खाने पीने की, वो ख़त्म हो चुकी हैं, फिर वो क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोफोनिक टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि वेजिटेबल्स वहाँ पे ग्रो करवाई जाएँ, इस तरह वो अपना फूड वगैरह दोबारा से यूज़ कर सके। क्लियर। तो एस्ट्रोनॉट्स जो से हाइड्रोफोनिक टेक्निक्स यूज़ करके वहाँ पे वेजिटेबल्स को ग्रो करवाते हैं। तो ये जो हाइड्रोफोनिक टेक्निक है ये हम लोग छोटे लेवल पे ग्रो करवाते हैं, मतलब टेक्निक को यूज़ करके हम लोग खेत वगैरह नहीं बना सकते, ये छोटे लेवल पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसका जो यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे, वसी पैमाने पे हम लोग इस टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते, फार्म वगैरह नहीं बना सकते। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो बताया है उसमें कि किस तरह फूड की क्वालिटीज़ को बेहतर किया जा सकता है, कैसे उसको ज़्यादा किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग उसको प्रिजर्व कैसे करते हैं, मतलब उसको कैसे सेव कर सकते हैं, उसको कैसे लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग अपने पास रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन मेथड जो सा यूज़ किया जाता है जब हमारे पास फूड जो सा है, जब फूड हमारे पास क्वांटिटी में ज़्यादा होता है,
ठीक है, तब हम लोग प्रिजर्वेशन का मेथड यूज़ करते हैं। या फिर जब हमने फूड को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है, लंबे अरसे के लिए स्टोर करके रखना है जमा करके, उस वक्त इसको यूज़ करते हैं। या फिर जब हमने फूड को लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं भेजना है, दूर दराज इलाकों में कहीं भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेशन मेथड्स, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं फूड को प्रिजर्व करने के, वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्चराइजेशन। जो सबसे पहला मेथड है दैट इज़ द पास्चराइजेशन। इस मेथड को पास्चराइजेशन क्यों कहा जाता है, इसका क्यों नाम ये रखा गया है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें इसके बारे में बताया था, लुइस पैस्चर। ठीक है, इन्होंने हमें सबसे पहले पास्चराइजेशन मेथड के बारे में बताया था, इसलिए इसी साइंटिस्ट के नाम पे इस मेथड का नाम रखा गया था। मोस्टली ये जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ये हम लोग मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। मिल्क वगैरह की प्रोडक्ट या मिल्क को प्रिजर्व करना है, उसको सेव करना है फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे दुरानिए तक हमने मिल्क को क्या करके रखना है, सेफ प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए हम लोग पास्चराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या किया जाता है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करने के लिए हम लोग पास्चराइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को बॉयल करते हैं हाई टेम्परेचर पे। क्यों करते हैं, आपको पता है, जो मिल्क होता है उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, एयर से वो आ जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह दूध के अंदर, जिसकी वजह से ये जो मिल्क है वो ख़राब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको हाई फ्लेम पे क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, हीट करते हैं इसको, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो उनसे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और जब एयर इसके अंदर एंटर नहीं होगी तो ये क्या होगा, सेव रहेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं आएगा। जब बैक्टीरिया नहीं आएंगे तो दूध ख़राब नहीं होगा। तो जब हम लोग इसको बॉयल करते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ इसको डिब्बों के अंदर पैक कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर एयर वगैरह एंटर ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग मिल्क वगैरह या मिल्क प्रोडक्ट जो सी होती हैं उनको सेव कर लेते हैं बाय बॉयलिंग। तो इस तरह के मेथड को हम लोग पास्चराइजेशन का मेथड नाम देते हैं। इसमें हम लोग हीट अप करते हैं चीज़ों को और उनमें से जो एयर होती है वो ख़त्म हो जाती है, बैक्टीरिया जो एयर के ज़रिए आ रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उसके अलावा भी कहते हैं कि हम लोग चीज़ों को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे ओल्ड मेथड जो से आप लोगों ने देखे होंगे जो घरों में यूज़ किए जाते थे, कि चीज़ों को ड्राई किया जाता था। ठीक है, उनके अंदर से पानी निकालना, ड्राई क्यों करते थे हम लोग, क्योंकि उसके अंदर जब तक पानी रहेगा वो चीज़ें ख़राब होने का खतरा होती है। जब उसमें से पानी निकल जाएगा तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा घरों में जो भरे होते हैं वो आप लोगों के जो मतलब सब्जियां वगैरह होती हैं उनको ड्राई करके रख देते हैं। ठीक है, जब वो सीज़न आउट हो जाए उसके बावजूद वो सब्जियाँ वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, चीज़ों को ड्राई करते हैं, खुश्क करते हैं, उनके अंदर से पानी वगैरह रिमूव कर लेते हैं। क्लियर। उसके अलावा चीज़ों को फ्रीज़ कर लेते हैं, इस तरह भी हम लोग चीज़ों को प्रिजर्व कर लेते हैं। तो इस तरह डिफरेंट वे से हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व करने से मुराद क्या है कि जो एक्स्ट्रा फूड है हमारे पास वो ज़ाया ना हो, बल्कि उसको यूज़ेबल किया जाए, उसको यूज़ फर्दर किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर फूड के बारे में कि फ़ूड की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ की जाती है, कैसे उसको फूड को प्रिजर्व किया जाता है, उसको वेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के रिलेटेड जो होगा फर्दर डिजीज़ के रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।